एक साल से न्याय के लिए बैठे हुए अपने घर को लेकर लगातार 2011 के पहले से एक झोपड़पट्टी बनी थी, जहां पर चेंबूर के छेड़ानगर इलाके में पुलिस ने जबरन कार्रवाई की, सारे झोपड़पट्टी को उजागर करके लोगों को बेघर किया। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज़ाद मैदान में लगातार 2024 से लेकर आज तक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, पर अभी तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। हम बात करेंगे, जानेंगे आखिर में उस जगह को लेकर क्या कलेक्टर ने या बीएमसी ने, किसकी जगह थी, क्या था पूरा मामला, क्यों अचानक से पुलिस ने कार्रवाई की, हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम विठ्ठलराव जनार्दन सोनावणे, रिपब्लिकन झोपड़ी संघ अध्यक्ष, मुंबई प्रदेश। तो छेड़ानगर में जो झोपड़पट्टी बसी थी, बताया जा रहा है कि कुछ 350 झोपड़पट्टी वहाँ पे बसी थी, उसको अचानक से बीएमसी ने क्यों कार्रवाई की? महानगर पालिका, कलेक्टर और वन खाता, शुरुआत में यही कहा जाता था कि ये वन खाते की फॉरेस्ट की ज़मीन है। इस प्रकार से अधिकारी वर्ग वहाँ पर फॉरेस्ट के जो सुरक्षा रक्षक हैं उनको भेजकर वहाँ पर हमेशा नज़र रखते थे, झोपड़ा मत बनाइए। वही झोपड़ा बनाने को देते थे, वही पैसा लेते थे और कहते थे कि ये वन खाते की ज़मीन है वगैरह वगैरह। पुलिस भी जाती थी। इस प्रकार से वहाँ पर जो 350 झोपड़े बैठे, ये कई सालों से बैठे। अभी जहाँ पर 350 झोपड़ी धारक बैठे, उनके पास डॉक्यूमेंट पूछते हैं अधिकारी वर्ग, तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है। अब आप मीडिया या कोई भी अधिकारी वर्ग कहता है कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, तो साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो झोपड़ी धारक गरीब है, आर्थिक गरीबी है, वो रेशन कार्ड बनाने का होगा तो 10,000 रुपया लगता है कलेक्टर ऑफिस में, रजिस्ट्रिंग ऑफिस में। कई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड उसके ऊपर निर्भरित रहता है। तो ये डॉक्यूमेंट बनाने में गरीब लोग अपना पेट भरना और गुजारा करना, इसमें ही लगे रहते हैं। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट बना नहीं पाए। लोग 25 साल से रहते हैं मगर ऐसे ही रहते हैं, और बनते बनते इन लोगों का मतदार यादी में नाम आया, कुछ लोगों का रेशन कार्ड बन गया है। कुछ लोग प्रयास में थे, कार्यकर्ता जो हमारे रिजवान भाई जो है, ये लगातार लाइट कंपनी में जाते थे, उनको एप्लीकेशन देते थे कि हमको लाइट दीजिए। 5-10 साल से लाइट मांग रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने लाइट तो दिया ही नहीं, बल्कि उन्होंने डॉक्यूमेंट पूछा, आपके डॉक्यूमेंट क्या है, और आपको लाइट देने का सवाल भी नहीं पैदा होता। क्योंकि ऐसा तो बीएमसी ने तो कहा है कि अगर कोई भी झोपड़पट्टी में अगर कोई भी रह रहा है, उनको लाइट और पानी पहली सुविधा दी जाए, तो उसके डॉक्यूमेंट चेक ना करें। उसका मिसाल देता हूँ। महानगर पालिका या गवर्नमेंट ने कहा कि महापालिका का नियम को बताया कि जहाँ पर झोपड़ी धारक 2 साल से रहते हैं, कभी भी रहते हैं, बाल बच्चों के साथ में रहते हैं, उनको अगर डॉक्यूमेंट हो ना हो तो भी हम लोग उनको पानी का कनेक्शन दे देंगे, जब झोपड़पट्टी टूटेगी तोड़ने दीजिए। इस प्रकार से उनका नियम निकला था। लेकिन हम लोगों ने जहाँ लाइसेंस प्लम्बर को लेके फाइल बनाया, प्रपोजल बनाया, प्रस्ताव तैयार किया और महापालिका को दिया, लेकिन उन लोगों ने ना पानी दिया ना लाइट दिया। आज तक लोग लाइट में अंधेरे में रहते थे। 10-15-20 साल लाइट न होने के कारण बच्चे लोग को तकलीफ हुआ, कीचड़ में रहते थे, बाथरूम नहीं है, दूर दूर जाते थे लोग। ऐसे अवस्था में जो लोग कठिनाई में सामना करते हैं, ऐसे गरीब लोग जिनको घर नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पर रह सकते हैं। जिनको घर में सब नागरिक सुविधा है, वो आदमी अच्छे घर में रहेगा, मगर इनको नागरिक सुविधा न रहने पर भी उन लोगों ने वहाँ पर अपना बसेरा किया, बाल बच्चों को लेके रहे। कुछ बच्चे स्कूल में वहाँ पर जाते हैं। कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमारी करते हैं, घर काम करते हैं, ठेला का काम करते हैं, फेरी का काम करते हैं और गुजारा करते थे। ऐसी अवस्था पर वो बताया जा रहा है कि वो जगह जो थी वो अवैध तरीके से, महानगर पालिका कलेक्टर कहते हैं कि ये जगह अवैध तरीके से। उन्होंने कहा ये सच बात है। बम्बई शहर में अधिकांश जगह जो है, आज झोपड़पट्टी में जहाँ भी जाएगा झोपड़े बने हुए हैं, रहते लोग, लेकिन उनको अधिकृत नहीं कहा जाता है, उनको अनधिकृत कहा जाता है। और
उसी तरीके से ये भी अनधिकृत है। कई लोग आज सुविधा है उसके बावजूद भी अनधिकृत है, अधिकृत कोई भी नहीं। जब वहाँ पर ये सारे स्कीम आती है उनको घर बांध के दिया जाता है या उनका पुनर्वसन होता है, वो पक्के घर के स्वरूप में उनको मिलता है, वो अच्छा घर है, ऐसा उनका सरकार का कहना है। पुलिस डिपार्टमेंट ने वहाँ पर 23 जून 2024 में कार्यकर्ता की बैठक, पब्लिक की बैठक हो रही थी, वहाँ पर अचानक आए वो और उन्होंने झोपड़ी धारकों के ऊपर जो कार्रवाई करना सोचा तो पहले कार्यकर्ता को पुलिस स्टेशन में बंद करके वहाँ पर रखा। मतलब ये प्री प्लान बनाई गई, जैसे आरपीआई टीम अगर काम करती है तो उनके जो कार्यकर्ता थे उनको पहले डिटेन किया गया, आप ऐसा बताएं। वहाँ पर मीटिंग चालू थी, पुलिस आए, पुलिस ने प्लान बनाया, 2-3 वायरलेस लेके आया और वो वायरलेस में सब लोगों को भर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में लेके गया। तो हम लोगों ने वहाँ दबा दिया, उनका आवाज़ बंद किया, मराठी में डांबून ठेवले म्हणतात। तो उन जगह पे तिलक नगर पुलिस स्टेशन में इन लोगों को बिठा दिया। पहले दिन जब 9-9:30 बज गए रात को, तो कार्यकर्ता से मीटिंग, वो टाइम के जो सीनियर इंस्पेक्टर थे दीपक बागुल, उन्होंने बोला कि कल आपके झोपड़े टूटने वाले और वहाँ पर आप गड़बड़ नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग आपको पकड़ के यहाँ पर लेके आए। रात को पकड़ गए जो लोग थे ना, उन लोगों को तिलक अपना राजावाड़ी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया, सबकी मेडिकल करवाया, उसका डायरी बनाया, बाकायदा मेडिकल जैसा आरोपी का होता है उस तरीके से मेडिकल किया। और बाद में एक दिन दूसरे दिन छोड़ दिया सबको। तब तक झोपड़पट्टी का वहाँ पर पूरा का पूरा ज़मीन दोस्त, यानी पूरी ज़मीन वहाँ पर बंजर बन गई थी। वहाँ पर लोगों को अपना घर का सामान निकालने को नहीं दिया। जो लोग जो कपड़े पे, एक कपड़े पे बाहर थे, वही कपड़े पे घूम रहे थे, बारिश में घूम रहे थे, पूरा सामान तितर बितर हो गया, लोग भीग गए थे, लोगों की अवस्था गंभीर थी। ऐसे अवस्था में जो अपना सामान उठाने को वहाँ पर जाता था, अपनी झोपड़ी के पास जाता था, उसको पुलिस 2-2, 3-3 लाठी से मारते थे। ऐसे 48 लोगों को वहाँ पर मार लगी, जख्मी हुए। लेकिन वो जो मार पड़ रही थी वो ना पुलिस के खिलाफ हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करने को गए, ना कहीं गए। क्यों ऐसा, मतलब क्या डर था उनको? लोग डर गए, बेफजूल मार रहे थे, जो दिखेगा उसको मार रहे थे। ऐसे मार रहे थे तो लोग भाग गए, तितर बितर भाग रहे थे। वो पुलिस को फिर दोबारा पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। और उसमें से कुछ लोगों ने इतना मारा, एक राजभर नाम की व्यक्ति जो है, उसको मार लगने पर वो वहाँ पर उसका कोई नहीं था, भंगार बेचता था, भंगार जमा करके बेचता था और वही उसका उपजीविका यानी खाना पीना उसके ऊपर चलता था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पुलिस ने मारने के बाद जो उनको मुक्का मार लगने के बाद वो जो फ्रीवे ये हो गया ब्रिज, वो ब्रिज के नीचे जाके सो गया। 4-6 दिन में वो ज़्यादा सीरियस हुआ और सीरियस होने के बाद उसको तिलक नगर हॉस्पिटल में रखा गया। वहाँ पर मालूम पड़ा कि वो ख़त्म हो गए। तो इस प्रकार की कार्रवाई करने के बाद हम लोगों ने डिमांड किया कि उसकी इंक्वायरी हो जाए, वो राजभर की इंक्वायरी हो जाए। एक मौत हो गया, एक आदमी मर गया, निधन हुआ, उसकी इंक्वायरी किया जाए, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं। मेरा स्टेटमेंट ज़बरदस्ती एक दिन माडिक नाम का ऑफिसर ने लिया। मैंने बोला मारा है और उसके वजह से वो मरा है। तो बोले फिर इतना लोग क्यों नहीं आया? मैं बोला आया था, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से भगा दिया। और कुछ लोग बेपता भी हुए, बाद में ढूंढ के निकाला लोगों ने, यहाँ छुपा है, वहाँ छुपा है। इस प्रकार से कार्रवाई उधर 6-7 दिन झोपड़े तोड़ने के बाद भी कार्रवाई चालू थी, मारने की कार्रवाई। क्यों आखिर में ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या वजह थी कि कहाँ से ऐसा उनको ऑर्डर मिला कि कोई देखे ना, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची, जहाँ पर लगातार लोगों को मारा जा रहा था, लोग अपना सामान निकालने के लिए जा रहे तो उनको वो तक नहीं करने दे रहे थे। अब एक सवाल आपसे है कि उसके बाजू में जो 350 घर जो तोड़े, उसके बाजू में भी जो बस्ती बसी है वो अभी भी वैसी बसी है, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? अभी जो मैंने मारपीट के बारे में बोला, झोपड़ी वाले को मारा, क्या क्या किया, वो भयभीत हो गए, डर गया और भाग गए इधर उधर, तितर बितर हो गए। बाल बच्चों को लेके फुटपाथ के गए, शिवाजी नगर गए, गोवंडी गए, कहाँ बैठे किसी को पता नहीं।
4-6 दिन के बाद एक दूसरे को मिलने लगे, तो पता चला कि रिजवान भाई किधर है, दूसरा भाई किधर है, ये सब बाद में पता चला। एक कारण है, ये केवल बारिश में झोपड़ा नहीं तोड़ने का, उसका नुकसान नहीं करने का, निष्कासन नहीं करने का, ये महाराष्ट्र सरकार का नियम बना है, सर्कुलर में है। नियम की धज्जियां उड़ाते हुए आज भी दिखा रहा है, कहीं मुमरा में, कहीं बैंड्रा में, कहीं ऐसे अलग अलग जो झोपड़पट्टी वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, बिना देखे, बिना मौसम देखे उन लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो बारिश में मुंबई शहर में अधिकांश झोपड़े तोड़ते हैं, उस ज़मीन की कीमत काफ़ी है। जो ज़मीन ज़रूरत की है, कीमती ज़मीन है, उसको स्थानिक जो नगर सेवक, आमदार और खासदार ये मिले हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है, इनके ऊपर अन्याय होता है लोगों के ऊपर, तो वो पूछने को आते, खासदार आमदार भी पूछते ये क्या हो रहा है, इतनी मारपीट होती है। कोई नहीं पूछा, क्योंकि वो ज़मीन की कीमत बिल्डर व्यापारी से उनको मिलने वाली है, ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। इसकी पैरवी करने का काम, इसकी अगुवाई करने का काम केवल खासदार आमदार लोगों ने किया है। बाकी इन लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है झोपड़ी वाले की, तो झोपड़पट्टी वाले को मदद ज़रूर करते हैं, मगर आज तक किसी ने नहीं पूछा ये ज़मीन खाली क्यों हो गए, ये बच्चे लोगों को मारा किसने, ये झोपड़पट्टी वाले को मारा किसने, ये कभी भी क्यों ये आमदार, नगर सेवक, आमदार, खासदार ने पूछा नहीं। बल्कि चुनाव के टाइम में बाहर से घूमते, उनको कई लोग मिले, उन्होंने मतदान जरूर किया होगा, उसका फ़ायदा वो लोग उठाया, मगर गरीब लोग को उन लोगों ने मदद नहीं की। आज जो लोग ऐसा खासदार आमदार बने, उनकी टैंकर चलते हैं, बसें चलते हैं, 2 नंबर धंधे चलते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। वो तो गरीब लोग को चाहते गए प्लॉट हमको कैसा हस्तगत हो जाए, कीमती प्लॉट है, इसमें आलीशान बंगलो बनाया, आलीशान बिल्डिंग बनाया, 5 स्टार हो जाएगा, इस प्रकार से वो लोग का कार्रवाई गरीब लोग के ऊपर करने की मांग रहती है उनकी। और गरीब सिर्फ आशा से देखते हैं कि कोई खासदार आमदार हमको मदद करेगा, मगर कोई मदद नहीं करता। ये हकीकत की बात है, ये झूठ बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती तो आते थे, वो पूछते थे, उनको अगर रहम आता था तो ज़रूर आते, मगर रहम किसी को नहीं है। तो रिपब्लिकन झोपड़पट्टी संघ अभी 1 साल से अन्याय के लिए बैठी यहाँ पर, अभी तो कोई आपको आश्वासन नहीं मिला। इसके आगे आपकी किस तरह की कार्रवाई रहेगी? क्या आगे ऐसा आप कदम उठाओगे जो सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच सके? हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाया, सब कुछ किया, अब बचा है हम मंत्री महोदय को मिले, इनको मिले, ऐसी आशा है कि वो जल्दी से जल्दी सवाल हल करेंगे। यहाँ अभी पनवेल के लोग आए थे, कुछ एक ही बार झोपड़ा तोड़ा आंदोलन हुआ और उनको शायद पर्याय दिया या उनको वहाँ पर कायम किया, ये पता नहीं, लेकिन उनको न्याय मिला। आश्वासन मिला है, हमने न्यूज़ उनकी कवर की थी, उनको आश्वासन मिला है कि आपको जो झोपड़पट्टी आपकी टूटी गई है, आपको वहाँ पे घर मिलेगा। तो आपका भी यही कहना है कि जिस तरह से जो नवी मुंबई से यहाँ पर आकर उनको अन्याय मिल गया और आप लोगों को जो मुंबई में रहकर आप लोगों को अभी तक अन्याय नहीं मिला, इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? अभी ये जो मैं कहता हूँ ना, वो झोपड़पट्टी सावित्रीबाई वेलफेयर एसोसिएशन और ये जो झोपड़पट्टी है, ये कई साल पे बैठने के बाद भी लोगों के ऊपर ये कार्रवाई हुआ। पनवेल के लोग कल आए, उनको एक दिन में न्याय मिला। हम 24 तारीख 2024 में यहाँ पर बैठे, जून महीने में, तब से लेके अभी तक आंदोलन जारी है। केवल विधानसभा का चुनाव आया तो हम लोगों ने पीछे लिया आंदोलन। अभी सरकार बनी तो हम लोग सोचे कि अधिवेशन चालू है, कोई तो भी हमारा फैसला करेगा, कोई आवाज़ उठाएगा। कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई शिवसेना का, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी आमदार उनके ऊपर सवाल रखा नहीं। हालांकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के चिरंजीव यहाँ पर आए, उनको हमने ज्ञापन दिया, अंधारे ताई को ज्ञापन दिया, हमने इसका जो जितेंद्र अवार्ड साहब को दिया, जो पूर्व मंत्री थे उनको दिया, हमारी कुछ लेडीज़ लोग हैं उनके पैर पकड़े, इधर पैर छुआ, लेकिन उनको दया नहीं आया, किसी को भी, किसी को दया रहम नहीं आया। और उन्होंने विधानसभा में मामूली सवाल तक नहीं पूछा। उन्होंने सवाल पूछा, पाटोले साहब ने, कहाँ का पूछा? जो जय भीम नगर तोड़ा गया, जो जय भीम नगर सोने का कीमत है उस ज़मीन की, उन्होंने बताया कि 23,000 करोड़ की ज़मीन है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब सवाल पूछा और इतनी कम कीमती ज़मीन पे झोपड़े थे, उनको तोड़ा गया। और मैं ये
कहना चाहता हूँ उनको, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका या साथ दे रहे, जो रिपब्लिकन पार्टी के और बाबा साहब अम्बेडकर के पोता है प्रकाश जी अम्बेडकर, रामदास जी आठवले, इनकी संगठन है वहाँ पर। उन्होंने क्या किया? दोनों ने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ गए, तसल्ली दिया। लेकिन आज फुटपाथ पे लोग बैठे हैं, पूरे जितने लोग हैं वो सब फुटपाथ पे उस इलाके में बैठे हैं, कोई प्रकार की सुविधा नहीं। लोग रोते हैं कि हमको घर मिलेगा, हमको पर्याय मिलेगी, हमारा पुनर्वसन होगा, कुछ पुनर्वसन नहीं। अभी हम लोगों को एक ही बात ख्याल में आ रहा है, अभी जो अगर मंत्रीगण कल परसों नरसों तक अगर ये हफ्ते में हमको कहीं न्याय देते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी हमको कानून हाथ में लेकर हमको इस प्रकार से आवाज़ उठाना पड़ेगा कि मीडिया वाले हमारे नज़दीक नहीं आते, मीडिया को देकर भी हमारे सवाल नहीं उठाते। क्यों ऐसा? मतलब मीडिया वाले भी मीडिया वाले इसलिए कि हमारे पास से कुछ मिलने वाला नहीं है, और हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ये 1977 का नहीं है या 1980 का नहीं, बल्कि 2011 से पहले का है। गवर्नमेंट का नियम बना है, तो इन लोगों को अच्छा घर देने के लिए हम लोग क्यों कोशिश करें? क्योंकि हम पैसा वो मीडिया वाले को दे नहीं सकते। मीडिया वाले भी इस तरीके से बने हुए हैं कि आज जहाँ लोग पैसा देता है उनका आवाज़ वो लोग सरकार तक पहुँचाता है, मगर आज हमारा आवाज़ कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है। एक मैं उदाहरण दूंगा, घाटकोपर में TV9 के मैडम जो थे कुलकर्णी, प्रज्ञा कुलकर्णी, इन्होंने हमारे सवाल को घाटकोपर में रखा, बहुत अच्छी तरीके से रखा। 15 दिन तक उसका ये मीडिया में चालू था, और जो उन्होंने उठाया कई जगह पर अनधिकृत काम, बंद काम, जिन लोगों ने अनधिकृत बांधकाम करने वाले नेता लोग थे, गुंडे लोग थे, माफिया लोग थे, उन लोगों का घर के ऊपर कार्रवाई किया। जो मैंने आवाज़ उठाया और उन्होंने मेरे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया। मैं ये मानता हूँ वो जो मैडम है देवी जैसा हमारे पास आए, और गरीब लोग के घर जो टूटने वाले थे उनके वजह से गरीब के भी घर बच गए और तोड़े नहीं। इस प्रकार से न्याय हमको मीडिया ने दिया। वो मीडिया को मैं मानता हूँ कि गरीब की आवाज़ सरकार तक पहुँचा सके। आज भी आप यहाँ पर आए, हमको अच्छा लगा। पहले कौन सा भी आपका चैनल है, ये जो भी है, आप लोगों ने हमारा बात सुनी, आपका धन्यवाद। इस बात को सरकार तक पहुँचाए, ऐसे मैं विनती करता हूँ। देखिए, फिलहाल ये पूरा मामला था। मैं इस वक्त मौजूद था जहाँ आज़ाद मैदान के पास, जहाँ पर 1 साल से लगातार ये अपने हक के लिए बैठे हैं कि इनको इनका घर मिल जाए। पर सवाल कहीं ना कहीं तो ऐसा हो रहा है कि कहीं मीडिया वाले जो है इनकी तरफ देखते नहीं है, इनकी तरफ आते भी नहीं है, इनकी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं तो दबाने की कोशिश की जाती है। फ़िलहाल मैं सारे मीडिया चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी जो आकर जो है इनकी समस्या समझे। इनकी जो 2024 से लेकर आज 25वां चालू है, 1 साल होने के बावजूद भी इनको अन्याय नहीं मिल रहा है। ये अन्याय के लिए खड़े हैं, सरकार से एक ही मांग करें कि हमें घर मिल जाए। अब इनका इशारा एक ही है कि हम कानून हाथ में लेंगे। फ़िलहाल हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनसे कि कोई कानून हाथ में ना ले। अपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है देवेंद्र फडणवीस सर, एकनाथ शिंदे सर और अजीत दादा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा इस मामले को ध्यान दें और आके इनकी आवाज़ सुने। लोकहित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।